श्री हरि। आज सभी को श्री पंचमुखी यक्ष विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है ज्योतिष शास्त्र का। ज्योतिष शास्त्र में विषय चल रहा है काल सर्प योग का, विषाक्त काल सर्प योग का। यानी इसी श्रृंखला में आगे की ओर पूर्व में पातक काल सर्प योग तक का विचार हो चुका है, यानी दशम भाव तक का विचार हो चुका है। अब किसी जातक की पत्रिका में एकादश स्थान में राहु हो और पंचम स्थान में केतु हो, यानी 11वें भाव में राहु हो और पंचम स्थान में केतु हो, तो ऐसे जातकों को विषाक्त काल सर्प योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का प्रभाव क्या होगा, इसी विषय की चर्चा चलती है। विषाक्त काल सर्प योग यानी कि एकादश में राहु हो और पंचम में केतु हो, तो इसको विषाक्त काल सर्प योग कहते हैं। इस काल सर्प योग के प्रभाव के कारण जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। बड़े भाई के साथ विशेष रूप से विवाद होता है। बड़े भाई का व्यवहार ऐसे जातक को पसंद नहीं आता और उनसे विवाद होता है। जीवन संघर्ष पूर्ण रहता है। जीवन में उनको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नेत्र की पीड़ा होती है, हृदय रोग होता है और अनिद्रा की बीमारी से जातक को पीड़ित रहना पड़ता है। जीवन का मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कुछ भी हो जाता है, अचानक हो जाता है। लोग कहते हैं भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ऐसा क्यों हो गया, यानी रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी विषाक्त काल सर्प योग का प्रभाव होता है कि ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। बड़े भाई से विशेष रूप से विवाद होता है। जीवन संघर्ष पूर्ण रहता है। नेत्र पीड़ा, हृदय पीड़ा, अनिद्रा से जातक को पीड़ित रहना पड़ता है और जीवन का अंत रहस्यमय ढंग से होता है। इस योग को विषाक्त काल सर्प योग का यही फल है, यानी यही प्रभाव है जीवन में। अब आगे चला शेष नाग काल सर्प योग। अंतिम काल सर्प योग शेष नाग काल सर्प योग का प्रभाव है। शेष नाग काल सर्प योग यानी 12वें भाव में राहु हो और षष्ठ भाव में केतु हो, तो ऐसे जातक को शेष नाग काल सर्प योग कहते हैं। यानी कि द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में केतु हो तो शेष नाग काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है। ऐसे जातक के शत्रु गुप्त रहते हैं और उनसे इनका भय बना रहता है। लड़ाई झगड़े में इनका हार होती है। अगर सही भी होते हैं और विवाद होता है तो ऐसे जातकों को लड़ाई झगड़े में हार होती है। जिंदगी भर बदनामी होती है। अच्छा भी करेंगे तभी इनको बदनामी इनको मिलता रहेगा और मृत्यु के बाद नाम, जब इनकी मृत्यु तब कहेंगे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे। यानी जीवन भर उनको लोग बदनाम करेंगे और मृत्यु के बाद उनको कहेंगे बहुत अच्छे आदमी थे। और आंख की शल्य क्रिया करानी पड़ती है, नेत्र से संबंधित उनकी विकार होती है, जिसके लिए इलाज करवाना पड़ता है। यही शेष नाग काल सर्प योग का प्रभाव है। ऐसे जातक को लड़ाई झगड़े में हार होती है, गुप्त शत्रुओं से पीड़ा होती है, जिंदगी भर बदनामी होती है, मृत्यु के बाद इनका नाम होता है और आंखों की शल्य क्रिया करानी पड़ती है, यानी आंखों का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। यही शेष नाग काल सर्प योग का जीवन प्रभाव है। अब आज के क्रम के अंतर्गत में पूर्व में मेष से वृष, मिथुन से कन्या, सिंह, कर्क, धनु, मीन, मकर और कुंभ राशि में काल सर्प योग का विचार हुआ। अब ये लग्न में जो अगर इन्हीं राशि में काल सर्प योग बनता तो क्या फल होगा, इसकी चर्चा हुई। अब हर भाव से होने वाले काल सर्प योग की चर्चा हुई। जीवन में जितना भी पीड़ा मिलता है, एक ही पीड़ा मिलता है, सुतक क्षय। यानी सर्प साप लगेगा तो संतान की हानि होगी, पितृ साप लगेगा तो संतान की हानि होगी, मातृ साप लगेगा तो संतान की हानि होगी, भ्रातृ साप लगेगा तो संतान की हानि होगी। इसी क्रम के अंतर्गत में पहले सर्व साप का विचार चलेगा और इसी क्रम के अनुसार में आज काल सर्प योग का द्वादश भाव का विचार पूर्ण हुआ। आप सभी को नमस्कार।